नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और एनडीटीवी इंडिया की इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सियासत के चाणक्य और देश की आंतरिक सुरक्षा के सेनापति, मोदी सरकार की हर चुनौती को मात देने वाले अमित शाह ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो पिछले 75 साल में कोई नहीं कर पाया है। और यह रिकॉर्ड है देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री बने रहने का। हालांकि यह रिकॉर्ड उनकी सियासी यात्रा का महज एक पड़ाव है। उनकी रणनीति और फैसलों ने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। देखिए गृह मंत्री अमित शाह पर हमारी ये खास पेशकश। तो भारत को तोड़ने की बात करेगा, उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। 30 मई 2019 को मैं अमित अनिल चंद्र शाह जब अमित शाह मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे तो लगे हाथ उनके कदम इतिहास से कदम ताल भी कर रहे थे। रखूंगा मैं भारत की। उस दिन शाम ढलते ढलते देश को पता चल गया कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह अब देश के गृह मंत्री होंगे। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। और 5 अगस्त 2025 को पता चला कि सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड अब अमित शाह के नाम हो गया है। धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार कर ये सारी चीजें हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बनाए। एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। अमित शाह की कई पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी की पहचान, चुनाव जिताने की सबसे सटीक रणनीति बनाने वाले नेता की पहचान, अथक परिश्रम करने वाले एक संगठनकर्ता की पहचान, बीजेपी को सबसे शानदार जीत दिलाने वाले पार्टी अध्यक्ष की पहचान और देश में सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने की पहचान। ये भी एक संयोग है कि बतौर गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया और 6 साल बाद उसी 5 अगस्त को अमित शाह देश में सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने के रिकॉर्ड तक पहुंच गए। 5 अगस्त 2025 को अमित शाह ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो पिछले 75 सालों की यात्रा में देश के 28 गृह मंत्री नहीं कर पाए। सबसे लंबे समय यानी 2258 दिन तक गृह मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड और इस कड़ी में पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और गोविंद बल्लभ पंत को पीछे छोड़ देने का रिकॉर्ड। अमित शाह ने 30 मई 2019 को गृह मंत्री का पद संभाला और 5 अगस्त 2025 को इस पद पर उन्हें 6 साल और 68 दिन पूरे हो गए। लालकृष्ण आडवाणी ने 19 मार्च 1958 को गृह मंत्री का पद संभाला था और पूरे 6 साल और 64 दिन इस पद पर रहे। गोविंद बल्लभ पंत ने 10 जनवरी 1995 को गृह मंत्री का पद संभाला था और 6 साल 56 दिन इस पद पर वो रहे। देश में अभी तक 28 गृह मंत्री हुए और इनमें अमित शाह का कार्यकाल सबसे लंबा है। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत से भी अधिक समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। और जैसा कि खुद पीएम मोदी ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है। चाहे नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन हो या जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खात्मा, गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह के कई फैसले हमेशा याद रखे जाएंगे। ये आंकड़ा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक ऐसे सियासी योद्धा की गवाही है जिसने अपनी दूरदर्शिता, नीतियों और निर्णायक फैसलों से भारत की राजनीति को नई दिशा दी। बीजेपी का संगठन हो या चुनावी रणनीति या फिर आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह हर मोर्चे पर निर्णायक साबित हुए। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह की तारीफ की। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे गृह मंत्री
आडवाणी जी को पार करके सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले गृह मंत्री बन गए हैं। ये तो अभी शुरुआत है। इतिहास के पन्ने पर सुनहरे शब्द निर्णायक फैसलों से लिखे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर अमित शाह उभरे तो उसके खास कारण हैं। उनमें सबसे बड़े कारणों में एक जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने वाला फैसला है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। बीजेपी ही नहीं, जनसंघ के समय में भी अनुच्छेद 370 एक अहम मुद्दा बना रहा। 1953 में जम्मू कश्मीर में ही जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी अनुच्छेद 370 के खिलाफ गए थे, जिसमें 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान का प्रावधान था, लेकिन वहां उनकी रहस्यमय मौत हो गई। प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर आंदोलन के सिलसिले में परमिट सिस्टम को तोड़कर श्रीनगर गए थे। पत्रकार के नाते मैं उनके साथ था। वो गिरफ्तार कर लिए गए, हम लोग वापस आ गए। डॉक्टर मुखर्जी ने मुझसे कहा कि वाजपेयी जाओ और दुनिया वालों को कह दो कि मैं कश्मीर में आ गया हूं बिना किसी परमिट के। थोड़े दिनों बाद कश्मीर में नजरबंदी की अवस्था में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मुखर्जी की मौत हो गई। मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर मुखर्जी के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जनसंघ के नेता जम्मू और कश्मीर को लेकर ये नारा बुलंद करने लगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लेकिन बीजेपी के लिए अपने इस मकसद को हासिल करना आसान नहीं था। एक तरफ जहां वैश्विक दबाव का खतरा था, तो वहीं जम्मू और कश्मीर में तनाव का डर था। जम्मू और कश्मीर के नेता अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की सुगबुगाहट से ही आक्रामक हो जाते थे। ऐसे में ज्यादातर लोगों को यही लगता था कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने का मुद्दा सिर्फ मुद्दा ही बनकर रह जाएगा। इसलिए 5 अगस्त 2019 को जब संसद के भीतर अमित शाह खड़े हुए, तो कोई नहीं जानता था कि भारत के राजनीतिक नक्शे पर सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। लेकिन जैसे ही उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का ऐलान किया, वैसे ही सदन में हंगामा मच गया। 5 अगस्त 2019 किसी को अंदाजा नहीं था संसद में अगले कुछ पल देश के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने का प्रस्ताव रखा, सदन शोर से गूंज उठा। विपक्षी सांसद नारे लगाने लगे, वहीं सत्ता पक्ष के सांसद मेज थपथपाने लगे। इसके साथ ही ये भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े फैसलों में एक साबित हुआ। अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐलान करना जितना मुश्किल काम था, उससे ज्यादा मुश्किल था जम्मू कश्मीर के हालात को संभालना। लेकिन अमित शाह के लिए ना अनुच्छेद 370 को हटाना मुश्किल हुआ, ना घाटी को संभालना। अमित शाह के लिए अनुच्छेद 370 को हटाना सिर्फ एक कानूनी पहलू नहीं था, बल्कि जम्मू और कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने के बीच आने वाली दीवार को हटाना भी था। दरअसल जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, बल्कि उस नई सुबह का उद्घोष था जो भारत के एक झंडे, एक संविधान और एक राष्ट्र की अवधारणा को पूर्णता देती है। 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है,
और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना इस लिहाज से काफी खास रहा कि मोदी सरकार के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित मौतों में 70% की कमी आई है और इसके साथ ही पर्यटन को शानदार बढ़ावा मिला है। इसके कारण घाटी में रहने वाले नौजवानों के हाथ बंदूक की तरफ नहीं बल्कि काम की तरफ बढ़ने लगे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, ये जो आपको स्वप्न दिखाते हैं 370 से घाटी का युवा का कोई भला नहीं होने वाला है, कुछ सियासतदानों का भला होने वाला है, कुछ पॉलिटिशियनों का भला। घाटी को कोई फायदा नहीं। कोई मुझे गिना दे क्या फायदा है, समझा दे क्या फायदा है। अमित शाह ने साफ कहा कि विपक्ष का हंगामा अनुच्छेद 370 के लिए नहीं हो रहा बल्कि जो जांच शुरू हुई है उसके लिए हुआ। मान्यवर, 2017 से 18 भारत में प्रति व्यक्ति एवरेज 17-18 में 8,227 रुपया भारत सरकार ने भेजा और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति खर्च 27,358 रुपया, मगर नीचे तक नहीं जाता क्योंकि धारा 370 ने मोनोपोली बनाई है। वहां का ही व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। चंद लोग जो 3 परिवार के साथ जुड़े हैं उन्होंने सीमेंट की एजेंसियां ले ली, लोहे की एजेंसियां ले ली। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं सीमेंट वहां पर देश से 100 रुपया प्रति थैली महंगा है, 100 रुपया प्रति थैली महंगा। क्यों? क्योंकि किसी को बिजनेस करने की वहां परमिशन नहीं है, स्पर्धा ही नहीं होती है और ये 3 परिवार का आशीर्वाद जिस पर होता है वही बिजनेस कर पाता है। गृह मंत्री के तौर पर आतंकवाद का खात्मा अमित शाह की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। पद संभालते ही उन्होंने सेना और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ दिया। उनकी नीति बिल्कुल स्पष्ट थी। आतंकी संगठन ही नहीं बल्कि उनका फंडिंग नेटवर्क, सप्लाई चेन और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा तक सबकी समाप्ति। सुरक्षा एजेंसियों को मिली नई ताकत। मुंबई हमलों के गुनहगार तहव्वुर राणा को देश लाना और जमीनी स्तर पर ऑपरेशंस के पीछे एक ही नाम है और वो है गृह मंत्री अमित शाह का नाम। केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभालते ही अमित शाह ने साफ कर दिया कि आतंकियों के साथ आधी अधूरी लड़ाई नहीं होगी। आतंकियों के साथ पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। आतंकियों का समूल विनाश किया जाएगा। सीमा पार से फंडिंग से लेकर आतंकियों के सप्लाई चेन को पूरी तरह से काट दिया गया। आतंकियों के हमदर्दों का पूरी तरह से पर्दाफाश किया गया। यानी हर मोर्चे पर आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और नतीजा ये हुआ कि सरकार ने साफ कर दिया कि आतंकियों के खिलाफ किसी भी तरह का मुरब्बत नहीं बरता जाएगा बल्कि पूरी सख्ती के साथ, ताकत के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी आतंकियों के खिलाफ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कभी भी आसान नहीं रही, लेकिन अमित शाह ने इस लड़ाई में कोई भी नाजुक पहलू नहीं छोड़ा। एक तरफ घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया तो दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा पर सख्ती बरती गई। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद जब सवाल उठने लगा तो गृह मंत्री अमित शाह ने चुस्ती और फुर्ती और बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि जिस दिन लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू हुई उसी दिन घाटी में 3 आतंकवादी मारे गए। जब भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो अमित शाह ने करारा जवाब दिया। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? देश के भीतर कई दशकों से लाल आतंक फैला हुआ था जिसने जंगलों को खून से रंगा और ग्रामीण भारत को
डर के साए में जकड़ दिया। लेकिन अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को नया मोड़ दिया। उन्होंने नक्सल समस्या को केवल कानून व्यवस्था से नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास से जोड़ा और नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन तय कर दी। उनके नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि नक्सलवाद अब केवल कुछ जिलों में सिमट कर रह गया है। बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करने में जुटे हैं। गृह मंत्री ने 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के खात्मे की तारीख घोषित कर दी है। जिस जंगल को नक्सलियों ने दशकों तक अपना किला बनाया, वहां अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं, वक्त खत्म हो रहा है। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं, इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। और सुरक्षा ग्रिड को एक भी जगह गैप न रह जाए, इस तरह से हमने पुख्ता किया है। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने ऐसे कई काम किए जिसके लिए लोगों ने उनका लोहा माना। इनमें से ही एक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई है। अमित शाह की आक्रामक रणनीति के कारण नक्सली हिंसा में भारी कमी आई। 2009 और 2014 के बीच नक्सली हिंसा में मौत की घटनाएं 5225 से घटकर 2019 और 2024 के बीच 600 से कम हो गई। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह के कार्यकाल में नक्सलवाद के कारण 2015 से 2019 तक सुरक्षा कर्मियों के हताहतों में 56% की कमी देखी गई। भारत सरकार के तेवर से साफ है कि अगले साल मार्च के बाद नक्सलवाद भारत में मार्च नहीं कर पाएगा। अमित शाह ने जब गृह मंत्रालय की कमान संभाली थी, उस वक्त देश में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर दो सबसे बड़ी चुनौतियां थीं, आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने की। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद जहां एक तरफ आतंकवाद काफी हद तक काबू में आया है, वहीं दूसरी तरफ नक्सलवाद भी लगातार कमजोर हो रहा है। और अब अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक नया टारगेट तय किया है। देश के गृह मंत्री के रूप में अमित शाह की चुनौतियां और उपलब्धियां साथ साथ चलती रहीं। चुनौती जम्मू कश्मीर को सुधारने की थी, उपलब्धि अनुच्छेद 370 का उन्मूलन रही। चुनौती नक्सलवाद के खात्मे की थी, उपलब्धि नक्सलियों की जड़ पर वार के रूप में सामने आई। चुनौती विदेशी घुसपैठ को रोकने और पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की थी, उपलब्धि नागरिक संशोधन एक्ट के रूप में आई। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के पास होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दिलाने में तेजी आई। प्रथम 300 लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है। ये देश का कानून है स्मिता जी, और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए, उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो, उनको नागरिकता मिलेगी। एक गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने कई बुनियादी फैसलों की बुनियाद रखी। 3 तलाक का खात्मा हो, समान नागरिक संहिता की शुरुआत हो, पुलिस के आधुनिकीकरण का काम हो, जिस पर 2019 से 2024 के बीच तकनीक पर 8,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए, या फिर 3 ऐतिहासिक कानूनों को लागू करना हो। अमित शाह का काम फुल प्रूफ रहा। हालांकि मणिपुर में बिगड़े हालात को संभालना अमित शाह के लिए एक चुनौती रही, लेकिन वहां शांति बहाली को अमित शाह ने अपनी प्राथमिकता में रखा। सवालात मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करना चाहते हैं, या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं। और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी।
मान्यवर 11 तारीख को चर्चा के लिए खड़गे साहब हाँ बोल दे, मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। – 2023 में गृह मंत्री अमित शाह देश के कानूनी ढांचे में बड़ा बदलाव लाए। ब्रिटिश काल के 3 पुराने कानून हटा दिए गए। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, इनकी जगह 3 नए कानूनों ने ले ली जो भारत की मौजूदा और भविष्य की स्थिति को देखते हुए बनाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। अब नए कानून भारत की सोच, भारत की जरूरत और भारतीय मूल्यों पर आधारित हैं, न कि किसी विदेशी शासन के एजेंडे पर। मैं कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी है। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान है। ये दरवाजे गवाह हैं उस न्याय व्यवस्था की जो सदी भर से उपनिवेशिक राज की छाया में सांस ले रही थी। पुराने कानूनों के नाम तो भारतीय थे, लेकिन उनके पीछे नजरिया अंग्रेजों का ही था। अब नए आपराधिक कानून उस सोच से मुक्ति का दस्तावेज हैं। इसके साथ नए आपराधिक कानून हाल ही में आए भारी टेक्नोलॉजी बदलाव के अनुरूप भी हैं, ताकि लोगों को आसानी से इंसाफ मिल सके। गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने जो कामयाबी हासिल की है वो अभूतपूर्व है। चाहे कश्मीर को लेकर उनके फैसले रहे हों या फिर लाल कॉरिडोर पर अंतिम प्रहार का निर्णय, वे हमेशा देश की मुश्किलों को आसान करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर वे नए भारत की तस्वीर कर रहे हैं। अमित शाह ने अपने कार्यकाल में कई बड़े फैसले किए। उनका अब तक का कार्यकाल इन फैसलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। शाह का ऐतिहासिक सफर, बड़े फैसले, अनुच्छेद 370 को हटाना, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, आतंकी फंडिंग नेटवर्क पर सीधा प्रहार, यूएपीए में संशोधन, नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक ऑपरेशन, 3 तलाक विधेयक 2019 संसद में पारित, एफ्स्पा में ढील, उत्तर पूर्व राज्यों में दशकों बाद शांति लौटी, बोडो समझौता, असम के उग्रवादियों को मुख्य धारा में लाना। बीजेपी के नेता और एनडीए के सहयोगी गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह के कार्यकाल को बेहतरीन करार देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वे अब तक काफी लंबे समय तक भारत के गृह मंत्री हैं। जब वो गृह मंत्री बने थे तो 2 मुख्य चैलेंजेस थे, एक तो आतंकवाद और दूसरा नक्सल। अगर हम कश्मीर को छोड़ दें तो पूरे देश में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं घट नहीं रही हैं जो पहले रोजाना होती थी। और जहाँ तक नक्सलवाद की सवाल है, नक्सलवाद केवल 6 जिलों में सिमट कर रह गया है और जो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि वह 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त कर देंगे, वो समाप्त होगा। लेकिन भारत के गृह मंत्री की भूमिका का निर्वाह इतना आसान नहीं है। अगर अमित शाह इसका बखूबी निर्वाह कर रहे हैं तो सरकार और संगठन में इनके पुराने अनुभव काम आ रहे हैं। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को गुजरात के एक छोटे से शहर मनसा में हुआ था।
शरद पूर्णिमा के दिन पैदा होने से उन्हें बचपन में घर वाले पूनम नाम से पुकारते थे। उनके पिता अनिल चंद्र पीवीसी पाइप बनाने का एक छोटा सा व्यवसाय करते थे और उनकी मां कुसुमबेन एक गृहिणी थी। 16 साल मनसा में बिताने के बाद अमित शाह अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद आ गए। बचपन में बेहद संकोची स्वभाव के अमित शाह की राजनीति को धार तब मिली जब 1982 में उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। मोदी तो पहले से ही आरएसएस में थे, लेकिन शाह भी तब तक आरएसएस में शामिल हो चुके थे। दोनों की दोस्ती गाढ़ी होती गई। जहां नरेंद्र मोदी उन दिनों में एक मुखर वक्ता थे, वहीं अमित शाह एक शर्मीले इंसान माने जाते थे जो सुर्खियों से दूर रहता हो। लेकिन दोनों ने एक दूसरे की ताकत और अहमियत को पहचान लिया था, इसलिए 4 दशक बाद भी ये जोड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही है। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, या बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे, और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की है। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मान्यवर, हम सब जानते हैं धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था, और मान्यवर यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। कैसे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान हो, मगर चलाए गए, सालों तक चलाए गए। आहिस्ता आहिस्ता 1980 के दशक के आखिर तक अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ बन गए। अमित शाह तब तक राजनीतिक कला में माहिर हो चुके थे, जिसमें प्रतिभा को पहचानने और चुनाव लड़ने का हुनर आ चुका था। हालांकि राजनीति में आने के 1.5 दशक बाद अमित शाह ने पहला चुनाव लड़ा, क्योंकि वो मानते थे कि संगठन की मजबूती का हुनर जाने बगैर चुनाव लड़ना और जीतना आसान नहीं होता। अमित शाह पहली बार 1997 में सरखेज सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद 1998, 2002 और 2007 में इस सीट से चुनाव लड़ा और 2008 में इस सीट के भंग होने के बाद वो पास के नारनपुरा से चुनाव लड़े। 2002 में जब चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अमित शाह को गृह राज्य मंत्री बनाया। फिर ऐसा वक्त आया कि गुजरात में मोदी सरकार में शाह को सबसे अधिक 10 मंत्रालय दिए गए और उन्हें दर्जनों कैबिनेट समितियों का सदस्य बनाया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमित शाह पर कितना भरोसा शुरू से ही रहा है। परिणाम का आधार तो गणित समझ सकता हूं मैं। 20वीं सदी के चुनावों के हिसाब किताब भी गणित और अंक गणित के दायरे में चले होंगे, लेकिन चाहे वो 2014 हो, 2017 हो या 2019 हो, देश के राजनीतिक विश्लेषकों को मानना होगा कि अरिथमेटिक के आगे भी केमिस्ट्री होती है। आदर्शों और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है, वे कभी कभी सारे गुणा भाग, सारे अंक गणित को निरस्त कर देती है, पराजित कर देती है, और इस बार अंक गणित को केमिस्ट्री ने पराजित किया है। 2013 में
जब तय हो गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी अब दिल्ली प्रस्थान करने की मुद्रा में आ गए हैं, तो दिल्ली विजय के उनके अभियान में एक अहम किरदार अमित शाह भी बने। अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया। 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल को 73 सीटें मिली थीं। सिर्फ बीजेपी को ही 71 सीटें मिली, जो कांग्रेस को पूरे देश में मिली 44 सीटों के 1.5 गुना से भी कहीं ज्यादा थीं। इस कामयाबी के बाद अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी ने 2019 के चुनाव में सबसे शानदार प्रदर्शन किया, जब उसे 303 सीटें मिली और इसके बाद ही अमित शाह को मिली भारत के गृह मंत्री की कुर्सी। उन्होंने 2014 का आम चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 2019 में गांधीनगर से सांसद चुने गए और अब उस कुर्सी पर अमित शाह ने एक रिकॉर्ड का दस्तखत कर दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर इस देश में गृह मंत्री की कुर्सी पर कोई सशक्त व्यक्ति बैठा, उसका नाम है अमित शाह। अमित शाह ने अपने कार्यकाल में उन सारी जो जिसको कहते हैं ना कि आंतरिक सुरक्षा की जो सबसे बड़ी चुनौतियां थी, उनको चिन्हित किया। और 2007 का जब गुजरात विधानसभा का चुनाव में कवर कर रहा था एक रिपोर्टर के तौर पर, तो एक कमाल की बात मुझे वहां अधिकारियों ने बताई। अमित शाह को जो इंटेलिजेंस में काउंटर इंटेलिजेंस कहा जाता है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो टेररिस्ट नेटवर्क समाप्त करने के लिए कहा जाता है, उसके वो मास्टर माने जाते हैं। आज जो देश भर में आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो रही हैं या उन पर काबू पाया जा सका है, तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह की बहुत बड़ी भूमिका है। और बिना किसी संकोच के मैं कह सकता हूं कि गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह का कार्यकाल देश के सर्वोत्तम गृह मंत्री के कार्यकाल के तौर पर जाना जाएगा। बहुत ही हिस्टोरिकल टेन्योर है, क्योंकि 370 जो आरएसएस का जन्म हुआ 1925 में, और जनसंघ बीजेपी सबसे बड़ी एजेंडा हर चुनाव में, हर मैनिफेस्टो में 370 रद्द करना हम तो देखते रहते थे। लेकिन ये सिर्फ पार्टी के लिए ही नहीं, देश के लिए भी, कश्मीर की स्थिति के लिए 370 इट्स ए मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ अमित शाह जी। और प्राइम मिनिस्टर ने भी तारीफ किए हैं अमित शाह जी की इसके लिए। और उसके बाद देखिए नक्सलाइट का जो मूवमेंट है और उसमें जो खतरा है, टेररिज्म है, उसमें ज़ीरो टॉलरेंस, उसमें बहुत एक्शन लेना, सिक्योरिटी को, सिविलियन का जो 70% डिडक्शन हुआ है हत्या से, तो ये सब, और जो फ्यूडल हमारे कानून था वो आईपीसी और इसको पूरा बदलना, मुझे लगता है ये अमित शाह जी ने, और ज़्यादा वो मीडिया पब्लिसिटी जो है, हम लोग मीडिया की तरफ से उनके पीछे भागते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। वो तो होम मिनिस्ट्री में कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं अमित शाह जी ने, तो वो साइलेंटली 6 साल में जो किए हैं, बहुत दिन बाद हम ऐसे होम मिनिस्टर देखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सुपरहिट जोड़ी भी अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है। जहां पीएम मोदी जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हैं, वहीं अमित शाह संगठन और शासन का संचालन करते हैं। सत्ता के दो छोर जो मिलकर भारत की राजनीतिक तस्वीर गढ़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की शैली में शोर नहीं, असर गूंजता है। वो एक और सियासत के चाणक्य हैं, तो दूसरी ओर भारत की सुरक्षा नीति के सेनापति। अमित शाह का रिकॉर्ड सिर्फ समय का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर जताया, और उस संकल्प का है जिसे शाह ने हर नीति, हर फैसले और हर मंच पर निभाया। ये सिर्फ एक पद की कहानी नहीं, बल्कि सोच की कहानी है जो भारत को भीतर से और मजबूत बना रही है। महात्मा गांधी ने कहा था, मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश के अगर टुकड़े होंगे तो गांधी जी के मृतदेह पर होंगे, और कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार कर ये सारी चीजें आज इसके आधार पर। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी आज की नहीं है। गुजरात में लंबे समय तक दोनों ने मिलकर काम किया है। दोनों के बीच काम का विभाजन भी बिल्कुल स्पष्ट है। जहां नरेंद्र मोदी पार्टी का, सरकार का चेहरा है, वहीं अमित शाह पूरे तौर पर राजनीतिक प्रबंधन संभालते हैं। और यही कारण है
कि मोदी और शाह की जोड़ी लगातार चुनावी सफलताएं हासिल करती जा रही है। अमित शाह की पहचान आज एक ऐसे नेता की है जो 2300 साल पहले पैदा हुए चाणक्य की तरह राजनीतिक बुद्धि रखता है और एक ऐसे चुनावी रणनीतिज्ञ की भी है जिसे जीत से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। तो अमित शाह पर यह थी हमारी विशेष पेशकश, सबसे आगे शाह। धन्यवाद।